अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ फ़िलासफ़र्स के ऊपर जो कि क्रिटिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में भी प्लेटो और सॉक्रेटिस और अरिस्टोटल जैसे राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो पहले बात कर लेते हैं प्लेटो की। द मोस्ट ब्रिलियंट डिसिपल ऑफ सॉक्रेटिस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको याद रखने का तरीका ये है SPA स्पा, यानी कि पहले सॉक्रेटिस आया, फिर प्लेटो, फिर अरिस्टोटल। तो ये क्या है? डिसिपल ऑफ सॉक्रेटिस, सॉक्रेटिस का स्टूडेंट था। हिज ओरिजिनल नेम वॉज एरिस्टोक्लस, जिसका क्या मतलब है? ब्रॉड शोल्डर्स वाला। एंड प्लेटो वॉज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ पोइट्री। पोइट्री को सबसे पहले अगर किसने क्रिटिसाइज़ किया तो ही वॉज प्लेटो। इसने 36 डायलॉग्स भी लिखे और थ्योरी ऑफ मिमीसिस भी दी थी। मिमीसिस का मतलब है इमिटेशन या फिर शो करना किसी चीज़ को, और इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहते हैं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्लेटो हु टोल्ड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो ने दिया था। आइडियल स्टेट को वो कहता है कि ही सेड द वर्ल्ड विच वी लिव इन इज़ इम्परफेक्ट, यानी कि ये नामुकम्मल सी दुनिया है एंड इल्यूजन्ड है, बट देयर इज़ एन आइडियल स्टेट, लेकिन एक आइडियल स्टेट भी है विच इज़ परफेक्ट एंड दैट वुड बी द वर्ड ऑफ गॉड। कहता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो तो इम्परफेक्ट है, लेकिन गॉड की जो वर्ड है वो परफेक्ट है, वो हमारी आइडियल स्टेट है। यही उसकी यूटोपिया थ्योरी है, यूटोपियन या फिर आइडियलिस्ट। बट ही वॉन्टेड टू मेक दिस इम्परफेक्ट वर्ड परफेक्ट लाइक आइडियल स्टेट। ठीक है, वो कहता है कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके इस इम्परफेक्ट वर्ड को परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब बाद में इसने खुद ही एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारा जो है ना एनालिसिस करके ये इस पॉइंट पे पहुंचा कि इसकी जो थ्योरी है वो इस पे इम्प्लाई नहीं करती, ये इस इम्परफेक्ट वर्ड को परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता इन असूलों के अकॉर्डिंग जो कि हमें प्लेटो ने दिए। सो ही वॉज कॉल्ड यूटोपियन बिकॉज वट एवर ही थॉट वॉज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। सो ही वॉज कॉल्ड एन आइडियलिस्ट एंड ही सेड आइडिया इज़ रियल। ठीक है, he said the world we live in is illusion but real idea of this world is real and perfect। इसकी एग्जांपल देता है, यही उसकी थ्योरी ऑफ मिमेसिस है, और इसमें एग्जांपल देता है कारपेंटर की और चेयर की। यानी कि कारपेंटर जो है वो क्या करता है कि मेरे एक पेंटिंग बना देता है एक चीज़ को देख के। फॉर एग्जांपल एक चेयर किसी शख्स ने बनाई है, एक ने बनाई है, वो जो आइडिया था चेयर बनाने का दैट वाज ओरिजिनल। ठीक है, लेकिन जो बनाई है तो वो उस रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ओरिजिनल आइडिया था। लेकिन कारपेंटर ने अगर पेज पे कोई चीज़ बनाई है तो दैट इज़ मेयर कॉपी। तो ये जो पोइट्री है, ये जो लिटरेचर में हम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? एक इल्यूजन सी वर्ड है, ये रियल नहीं है। जबकि रियल क्या है? हमारा आइडिया और उसकी ओरिजिनल रिफ्लेक्शन। देन प्लेटो डिसअप्रूव्स ऑफ पोइट्री बिकॉज इट इज़ इमोरल एंड एज अ फिलोसफर ही डिसअप्रूव्स इट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन फॉल्सहुड। प्लेटो ने ऑब्जेक्ट किया पोइट्री को ऑन 3 ग्राउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, सेकंड फिलोसफिकल एंड थर्ड मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर प्लेटो ने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन मिमेसिस एंड डायजनीसिस, जिसका एक का मतलब था शो करना और एक का मतलब था सेइंग, यानी कि डायजेंसिस का मतलब होता है सेइंग। जो प्लेटो की बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में या फिर एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो है थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। ही सेज इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन एनी पर्सन बिकम्स द रूलर एंड डिस्ट्रॉयज द होल सिस्टम, बट इन एन आइडियल स्टेट उसमें क्या होता है कि ओनली फिलोसफर्स आर रूलर्स हु आर परफेक्ट एंड हैव अ कैपेसिटी टू रूल। यानी कि फ़िलासफ़र्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है ओवर कॉमन मैन, और फ़िलासफ़र्स को चूज़ करने में भी देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि उसने फ़िलासफ़ी के जो सब्जेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी ओवर पोइट्री। वो कहता है पोइट्री तो महज एक प्लेयर है, और प्लेयर जो है वो किसी काम की नहीं है, बल्कि जो फ़िलासफ़र्स हैं वो काम के हैं जिन्होंने जो है फ़िलासफ़ी को पढ़ा हुआ है और जो गवर्न कर सकते हैं। बेसिक जो पर्पज़ है वो क्या है? गवर्नेंस। और जो स्टेट वो बनाना चाहता था आइडियल स्टेट, उसका नाम था यूडामोनिया, EUDAMONIA, यूडामोनिया। वो कहते था कि वट एवर वी डू इन आवर लाइफ आवर पर्पज़ इज़ टू रीच ऑन सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फाइड एंड फुलफिलमेंट वाले स्टैंडर्ड पे हमारा जो है ना मकसद होता है पहुंचना। और प्लेटो जो है ना वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ था। डेमोक्रेसी कहता है कि वर्क नहीं करती जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, मतलब थोड़े लोग हों तो चलो डेमोक्रेसी वर्क कर जाती है, लेकिन ज़्यादा अगर जनता हो तो वहाँ पे नहीं करती डेमोक्रेसी वर्क, जैसे कि हमारे यहाँ चल रहा है सिस्टम। फिर प्लेटो ने 2-3 किस्म की थीरीज़ दी। एक थी थीरी ऑफ सोल, जिसमें 3 किस्म के मैन होते हैं, मैन ऑफ कॉपर, मैन ऑफ गोल्ड एंड मैन ऑफ सिल्वर। मैन ऑफ कॉपर होते हैं हु हैव एपिटाइट, जिनमें एपिटाइट डोमिनेट करती है, भूख
बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है और वो उसके लिए कुछ भी करते हैं। मैन ऑफ गोल्ड होते हैं जिनमें रीज़न डोमिनेट करती है, और मैन ऑफ सिल्वर होते हैं जिनमें करेज डोमिनेट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉपर वाले में एपीटाइट, गोल्ड वाले में रीज़न, सिल्वर वाले में करेज। और रीज़न वाले कौन होते हैं? यही तो फिलासफर्स होते हैं, जो कि पावर ऑफ क्वेश्चन जिनमें होती है कि वाई दिस इज़ देयर, जो कि मतलब एक एग्जिस्टिंग जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं उनको क्वेश्चन करते हैं और चेंज लाते हैं। क्योंकि वो कहता है कि रीज़न वाले जो पर्सन होते हैं उनमें ही बेहतरीन सोल होती है, सोल ऑफ गॉड होती है, और वही जो फिलासफर्स हैं ना वही हमें उस आइडियल स्टेट तक पहुंचा सकते हैं जो कि स्टेट ऑफ गॉड है। उसके अलावा जो इसकी एलिगरी ऑफ केव्स है, सेकंड इसकी थीरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव द स्टेट ऑफ आइडियाज़ एंड टू शो डिफरेंस बिटवीन रियल नॉलेज एंड इल्यूजन ऑफ नॉलेज एंड टू शो दैट रियलिटी इज़ शेडो ऑफ आइडियाज़, उसने ये थीरी पेश की थी। देयर इज़ अ केव एंड इट हैज़ मैनी पर्सनस इन इट, ठीक है, वो एक हमें पिक्चर देता है, एक गार है उसमें बहुत सारे लोग हैं, दे आर फेसिंग वॉल एंड कैन नॉट टर्न देयर बैक्स एंड देयर हैंड्स आर टाइड, एट देयर बैक देयर इज़ फायर, ठीक है, वो आग को देख नहीं सकते लेकिन आग का साया देखते हैं जो कि दीवार पे पड़ रहा है और दीवार की तरफ उनका फेस है। इफ़ अ पर्सन और एनिमल passes आउटसाइड द केव, सो these caved men only see their reflection on their front wall. This reflection is reality to them. वो क्या लोग समझते हैं कि वो समझते हैं कि यही रियलिटी है जो हमें नज़र आ रही है, हालांकि वो रियलिटी नहीं है, वो तो उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है जो बाहर से गुजर रही है। एंड दे आर हैप्पी विद दिस रियलिटी, बट देयर इज़ अ पर्सन जिसमें सोल बहुत ज़्यादा जो है वो है, रीज़न बहुत ज़्यादा है, और जो फिलासफर टाइप ऑफ पर्सन है वो सक्सेसफुल हो जाता है इन ब्रेकिंग हिज चेन्स एंड यू नो comes outside the cave and he sees the whole world, trees, mountains, sunshine, people and fire. तो फिर वो कहता है कि यार रियलिटी वो नहीं थी जो मैं देख रहा था, रियलिटी तो ये है। फिर वो जान लेता है कि वी वर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स बट रियल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। अब इसमें जो केव की एलिगरी है वो है हमारी दुनिया, आवर वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड क्या है? गॉड की वर्ल्ड, यानी कि जो आइडियल स्टेट है। और जो चेन को ब्रेक करता है वो क्या है? फिलोसफर है। तो ये कुछ एलिगरीज हैं, इनको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बुक में इतना डाटा नहीं था तो मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर ली हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो, क्योंकि ये पेपर में लाजमी सवाल आता है प्लेटो पे, सोक्रेटिस पे, एरिस्टोटल पे, पॉलिटिकल साइंस में, और दो सवाल भी इस पे आ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो चीज़ है प्लेटो के बारे में वो ये है कि इसने द रिपब्लिक जो लिखी वो बहुत ज़्यादा फेम उसको मिली क्योंकि इसमें जस्टिस को डिस्कस किया था। जस्टिस मींस उसने मतलब जस्ट सिटी कौन सा होना चाहिए, जस्ट स्टेट क्या होनी चाहिए, द जस्ट मैन किस तरह होना चाहिए, यानी कि ऑन जस्टिस ही रोट एवरीथिंग। और जो स्टेट फिलोसफर्स से रूल्ड होती है, विच इज़ रूल्ड बाय फिलोसफर्स, इज़ कॉल्ड कैलिपोलिस। सो दिस इज़ न्यू टर्म। जिस तरह से सोक्रेटिस ने डिफ़ाइन किया डेमोक्रेसी को एज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स हु लव, रूल एंड ऑनर, ये डेफिनेशन भी याद रख लें। फिर बताते हैं कि ये जो बुक है द रिपब्लिक, इसमें दो किस्म की म्यूज़िकल मोड्स को रिकमेंड किया गया, एक है लैडियन म्यूज़िक एंड एक आयनन म्यूज़िक। और फिर जो बाकी किस्म की म्यूज़िक इसमें बयान किए हुए हैं उनमें आते हैं जी फ्रेजियन म्यूज़िक, डोरियन म्यूज़िक एंड एलियस म्यूज़िक, बुचियन म्यूज़िक एंड मिक्सोलेडियन म्यूज़िक, यानी कि मिक्स लेडीज़ का, बच्चों का, और डोरी का म्यूज़िक, डोरियन म्यूज़िक एंड फिरौनी म्यूज़िक, और ये सारी चीज़ें निमोनिक डिवाइस के थ्रू याद रखी जा सकती हैं। एंड नेक्स्ट फिलोसफर इज़ एरिस्टोटल। आफ्टर प्लेटो वी हैव एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द डिसिपल ऑफ प्लेटो, though he followed Plato in defining poetry as mimesis, but he did not condemn it like Plato. Plato ने तो बहुत ही सख्त वाला, हार्ड वाला हाथ रखा है ना पोइट्री पे कंडेमनेशन करते हुए, लेकिन जो है ना अरिस्टोटल, इसने उसको कंडेम तो किया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि प्लेटो ने किया है। फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल हमें पोइट्री को डिफेंड करता हुआ भी नज़र आता है। अरिस्टोटल इज़ नोन फॉर हिज क्रिटिकल ट्रीटीज़। दो क्रिटिकल ट्रीटीज़ हैं, एक है द पोइटिक्स dealing with art and poetry, and the second is rhetoric, the art of speaking. His main concern was tragedy, which he considered most developed part of poetry, while the other part of poetics, comedy, is unfortunately lost. मतलब अरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इसने ट्रेजिडी पे बहुत ज़्यादा काम किया। हमें पोइटिक्स पढ़ाई भी जाती है
यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो उसमें हम देखते हैं कि ट्रेजेडी के डिफरेंट काइंड्स और किस तरह क्या चीज़ एक ट्रेजेडी को ट्रेजेडी बनाती है। उसमें ट्रेजिक हीरो होता है और हमार्शिया होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइक पेरिपीशिया होती है, लाइक जिसको हम पेरिपीटिया भी बोलते हैं। सो अरिस्टोटल रिप्लाइड द चार्जेस मेड बाय द मास्टर प्लेटो अगेंस्ट पोइट्री एज, पहले तो वो कहता है कि ये जो पोइट्री है ना, ये हमें ट्रूथ से दूर नहीं लेके जाती, बल्कि इट लीड्स अस टू द एसेंशियल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। इंसान एक चीज़ सोचता है, एक इमेजिन करता है, तो फिर उसको अचीव भी कर लेता है। अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजेडी गिव्स अस न्यू नॉलेज, यील्ड्स static सेटिस्फैक्शन एंड प्रोड्यूसेस अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर एक इंसान का माइंड जो है वो सेटिस्फाई है, मुतमईन है, जहन मुतमईन है, लाइफ मुतमईन है, तो इससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अरिस्टोटल कहते हैं कि पोइट्री इज़ नॉट बैड बिकॉज इट डज़ नॉट टीच philosophy ऑफ एथिक्स, रादर philosophy एंड पोइट्री हैव आइडेंटिकल फंक्शन। अरिस्टोटल की बड़ी खूबसूरत बात है, कहते हैं कि फ़िलासफ़ी और पोइट्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं हैं भाई, ये सेम सब्जेक्ट्स हैं। और फिर कहते हैं कि द एंड ऑफ पोइट्री इज़ टू प्लीज़, यानी कि खुश करना है, खुशी देना है इसका मकसद। हाउएवर टीचिंग में बी गिवन एंड सच प्लेजिंग इज़ सुपीरियर टू अदर प्लेयर्स बिकॉज इट टीच सिविक मोरालिटी। तो ये कुछ ना बड़ी खूबसूरत पॉइंट्स हैं अरिस्टोटल के। अब हम देख लेते हैं जो उसने स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले दिया है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि देयर आर 5 एक्ट्स इन अ प्ले। तो पहला एक्ट होता है एक्सपोजिशन का, दूसरा होता है ग्रोथ का, तीसरा क्लाइमेक्स, जब एक जो मैटर है वो अपनी पीक पोजीशन पे होता है, फिर वो रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं, चीज़ें जो है सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर एंड हो जाता है। एंड में 2 चीज़ें होती हैं, या तो खुशी मिलती है या फिर गम, यानी कि कभी खुशी कभी गम, या फिर कैटेस्ट्रोफ हो जाता है या फिर डिनाउमेंट हो जाती है। कैटेस्ट्रोफ जो होता है दैट इज़ इन ट्रेजेडी एंड डिनाउमेंट इज़ इन कॉमेडी, यानी कि 2 किस्म के एंड होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि एंड को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, कैटेस्ट्रोफ एंड डिनाउमेंट। फिर अरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ कैथारसिस दी, यानी कि यूज्ड दिस टर्म इन हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इन चैप्टर 6 ऑफ पोएटिक्स। His theory of catharsis consists in the purgation or purification of the excessive emotion of pity and fear. Witnessing the tragedy and suffering of protagonist on the stage, such emotions and feelings of the audience is purged, and this purgation makes them relieved and they emerge as a better human being than they were. जिस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान को दुख हो, किसी बात पे गुस्सा हो, इंसान अपने दिल में दिमाग में छुपा के बैठा हो एक बात और अंदर ही अंदर रो रहा हो, तो क्या होता है कि आप फिज़िकली भी जो है ना वो बर्डनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक दफ़ा रो लेते हैं, खुल के रो लेते हैं, तो आपका दुख बाहर निकल आता है। मतलब आपको ऐसे लगता है जैसे आपने नेचर के साथ खुद को शेयर कर लिया, तो आप जो है ना बड़ा लाइट फील करते हैं एंड यू फील लाइक ओके। फिर अरिस्टोटल ने 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी बताएं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ प्लॉट, जो कि मेन हमारी सेटिंग होती है, अरेंजमेंट होती है इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स इन द स्टोरी। फिर करैक्टर होते हैं जो कि जिसके बगैर तो कुछ स्टोरी होती ही नहीं है, इनको इथोस भी बोलते हैं, जबकि प्लॉट को माइथोस बोलते हैं। तो ये जो क्रिटिकल से टर्म्स हैं इनको जहन में ज़रूर रखना है। थॉट होती है जो कि डिनोट करती है द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं। डिक्शन होती है, डिक्शन तो हमारी मतलब वर्ड्स होती है या फिर वेरिफिकेशन ऑफ डायलॉग्स होती है, जो कि रिटन स्पीच होती है। फिर मेलोडी होती है या फिर सॉन्ग, जो कि प्लेयरेबल ओकेजन्स पे परफॉर्म की जाती है। फिर स्पेक्टिकल्स होते हैं, इट इज़ ओवरऑल विजुअल अपीयरेंस ऑफ द स्टेज एंड दी एक्टर्स, यानी कि सेटिंग और बैकग्राउंड, जो कि एक माहौल क्रिएट किया जाता है। दुख वाला कोई स्टोरी है, कोई प्ले है, तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाएगा इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रियल। फिर हमार्शिया का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास बच्चे, इट इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट। एक वो करेक्टर की इंसान की जो पर्सनल एक एरर होती है ना, उसको बोलते हैं हमार्शिया बाय प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। एंड इट इज़ द एक्शन ऑफ हीरो विच एट द टाइम ऑफ डूइंग डज नॉट सीम दैट कॉन्सिक्वेंशियल, सच एज इडिपस इज किलिंग द ओल्ड मैन इन इग्नोरेंस। लेकिन बाद में उसको पता चलता है एंड पे कि वो तो उसका बाप था, एंड ही जस्ट मैरिड हिज मदर, और जो उसकी बेटियां पैदा होती हैं वो भी उसको महसूस होता है कि मेरे लिए ये भी गुनाह है और अजाब है एंड दैट्स ऑल। तो वो उसका हमार्शिया था, ठीक है, उसको पता नहीं था, लेकिन उसके एक जजमेंट में जो है ना वो एरर आ गई थी, उसको समझ नहीं लगी थी। इट मीन्स टू अर मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ। और ये जो टर्म है हमार्शिया की, ये पॉपुलराइज कब हुई थी, जब AC ब्रैडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के नाम से एक वर्क लिखा था उसमें। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिपीटिया। इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और टर्निंग पॉइंट इन अ ट्रेजेडी जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिपीटिया।
अरिस्टोटल ने इस कॉन्सेप्ट को मोस्ट पावरफुल जो है ना वो चीज़ बोला है इन द प्लॉट इन द ट्रेजिडी अलॉन्ग विद डिस्कवरी। इट इज़ द प्लेस इन ट्रेजिडी वेयर प्रोटैगनिस्ट फॉर्चून टर्न्स बैड फ्रॉम गुड। जब उसको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, जब उस पर कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, जब उस पर डिस्कवरी होती है ना, तो उस पॉइंट को कहते हैं पेरिपिटिया। देन जो चीज़ पेरिपिटिया के साथ अगर करती है वो है एनेग्नोराइसिस। और ट्रेजिडी में जो कंक्लूजन है उसको हम कैटेस्ट्रोफ बोलते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया, यानी कि जो ट्रेजिडी में कंक्लूजन होता है। अच्छा, एनेग्नोराइसिस बेसिकली है क्या चीज़? इट इज़ रिकॉग्निशन और द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। तभी तो मैंने कहा ना कि पेरिपिटिया और एनेग्नोराइसिस जो है वो सेम टाइम पे अगर कर सकते हैं एक ट्रेजिडी में। एज इडिपस किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर देन फेल्ट एनेग्नोराइसिस। तब उसको पता चला कि यार मैं क्या कर बैठा हूँ, मेरे से क्या हो गया है।